Hi dear friends, this is Gnaneshwar and welcome to our online platform Biocatalyst Life Science Academy. From today, we are starting the lecture series for NEET, rapid lecture series for NEET exam. तो जो भी स्टूडेंट्स नीट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आ रहे हैं दिस रैपिड लेक्चर सीरीज फॉर बूस्टिंग योर नॉलेज एंड MCQ डिस्कशन to solve the questions. So without wasting time, we will start the chapter cell, the unit of life. Cell क्या है? Cell is the fundamental, structural and functional unit of life or all living organisms. तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लाइफ फॉर्म का. हर एक ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? तो सेल से बना हुआ है. तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स. सभी ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं. बट सम ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्युलर. यूनिसेल्युलर का मतलब क्या है कि उसमें सिंगल सेल होती है. किस सिंगल सेल, एक ही सेल पाई जाती है उनमें. लाइक यूनिसेल्युलर, यूनि मतलब है सिंगल. तो ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल और उसका एग्जांपल है बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में आपको पता है जो ई कोलाई है, ई कोलाई क्या है? सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म. सिंगल सेल है बट वो क्या कर सकते हैं? दे कैन कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ. तो जो भी एसेंशियल फंक्शंस होते हैं लाइफ के, वो सभी फंक्शंस वो कर सकते हैं सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स. नेक्स्ट, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स लाइक अस. अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, तो वो सभी क्या है? मल्टी सेल्युलर है. यानी कि मल्टीपल सेल से वो बने हुए हैं. एनिमल हो, प्लांट हो, मिलियंस ऑफ सेल से ह्यूमन बीइंग का फॉर्मेशन होता है. ऑल लाइफ बिगिंस एज अ सिंगल सेल. तो जो भी लाइफ फॉर्म है अर्थ के ऊपर, वो सभी अर्थ के ऊपर के लाइफ फॉर्म कहाँ से बिगिन हुए हैं? फ्रॉम द सिंगल सेल. अगर हम ये सिंगल सेल की बात करते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? सिंगल सेल्युलर जाइगोट बनेगा. डिप्लॉयड की बात करते हैं तो 2n होगा और यही आगे क्लीवेज में चला जाएगा और डिवीजन करेगा. और सिंगल सेल से ही यहाँ पर क्या हो जाएगी? उसकी मल्टी सेल्युलर जो फॉर्म है उस ऑर्गेनिज्म की वो डेवलप हो जाएगी. तो जो भी मल्टी सेल्युलर लाइफ फॉर्म्स है उनकी लाइफ सिंगल सेल से ही शुरू होती है. कैसे? तो उसका जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्लीवेज करेगा, आगे सेल डिवाइड होते रहेंगे, मोरूला ब्लास्टूला स्टेजेस आएंगे और जो मल्टी सेल्युलर फॉर्म है उस ऑर्गेनिज्म का वो डेवलप हो जाएगा. तो सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज. मल्टीपल सेल्स एक टाइप के मल्टीपल सेल्स ग्रुप में आएंगे और वो क्या बना सकते हैं? तो वो टिश्यू को फॉर्म कर सकते हैं या ग्रुप्ड इनटू द टिश्यूज. देन टिश्यूज इनटू ऑर्गन. टिश्यूज क्या बना सकते हैं? ऑर्गन को फॉर्म कर सकते हैं. एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन्स यहाँ पर बना सकते हैं ऑर्गन सिस्टम को, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम. और ये मल्टीपल जब ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर होंगे तो उससे जो है वो क्या बनेगा? वो इंडिविजुअल आगे उससे इंडिविजुअल फॉर्म होगा.
तो याद रखो, सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू टिश्यूज, टिश्यूज इनटू ऑर्गन, ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से यहाँ पर क्या बनेगा, इंडिविजुअल बन जाएगा। देन अगर हम कोई साइंटिस्ट की बात करते हैं कि जो सेल बायोलॉजी है या सेल में जिन्होंने मेजर वर्क किया है रिसर्च में, तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने, याद रखो, 1965 में टर्म दिया था सेल एंड सॉ डेड सेल्स ऑफ द कॉर्क, कि जो डेड सेल्स को उसने ऑब्जर्व किया था प्लांट के, लाइक द हनी कोम, जो हनी बीज होते हैं जो कोम बनाते हैं, उस प्रकार का उसको स्ट्रक्चर देखने को मिला था। बट वो क्या था, वो लाइव सेल्स नहीं थे। तो जो सेल्स की डेथ हो चुकी थी, उसका जो सेल वाल दिखाई दे रहा था वो उसको दिखाई दे रहा था रॉबर्ट हुक को। तो उसने फर्स्ट टाइम सेल की टर्म यूज़ की थी और डेड सेल ऑफ द कॉर्क उसने ऑब्जर्व किया था। देन सेकंड साइंटिस्ट है एंटोन हॉर्न लियोनहुक। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। तो याद रखो, लाइव सेल किसने डिस्कस किया है और डेड सेल किसने डिस्कस किया है, यहाँ से डिस्कवर किया है, यहाँ से क्वेश्चन डिज़ाइन हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो लाइव सेल है वो किसने डिस्कवर किया था, लियोन हुक ने या एंटोन हॉर्न लियोन हुक ने। तो उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। तो एवरी सेल्स हैज इट्स ओन लाइफ स्पैन। अगर कोई भी हम सेल को कंसिडर करते हैं, आरबीसी हो या डब्ल्यूबीसी हो या कोई भी टाइप की सेल हो, उसको एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। उस लाइफ स्पैन कंप्लीट होने के बाद या उन ओल्ड सेल्स को क्या किया जाता है, कंटिन्यूअसली रिप्लेस किया जाता है बाय द न्यू सेल्स। तो न्यू सेल्स वहाँ पर फॉर्म हो जाएंगे और जो ओल्ड सेल्स है उनको वो क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो जो सेल यूनिट है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था, ये भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैल्थियस, यहाँ पर इस प्रकार से है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, मैल्थियस सिल्डेन एंड श्वैन। तो उन दोनों ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, मैल्थियस एंड श्वैन, याद रखो। तो जो मैल्थियस है वो जर्मन बॉटनिस्ट था। उसने 1838 में उसका जो डिस्कवरी है वो डिस्कवरी किया था या एक्सपेरिमेंट किया था। जो मैल्थियस है उसने एग्जामाइन किया था कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, उसने लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को एग्जामाइन किया और एग्जामाइन करने के बाद उसको ऑब्जर्वेशन मिला कि, ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट, कि जो प्लांट है वो किससे बना है, कंपोज्ड ऑफ द सेल, सेल से बना हुआ है। और सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यूज ऑफ द प्लांट। देन 1838 के बाद सेम टाइम ड्यूरेशन में एक दूसरा जूलॉजिस्ट था जिसका नाम है श्वैन, जो कि ब्रिटिश था जूलॉजिस्ट। 1839 में उसने काम किया था। तो उसने स्टडी किया डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स को। उसने एनिमल सेल्स को लिया और उसकी स्टडी की, और एनिमल सेल्स को लेने के बाद, स्टडी करने के बाद उसने रिपोर्ट किया कि, क्या रिपोर्ट किया, cells had a thin outer layer nowadays we called as a plasma membrane। for example, ये जो सेल बना हुआ है उसने क्या कहा कि सेल्स के पास एक आउटर थीन लेयर होती है, और नाउअडेज, पहले उसको पता नहीं था, बट अब हम उसको क्या कहते हैं कि सेल का वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो आउटर थीन लेयर है उसने डिस्कवर की थी, किसने,
श्वैन ने इन 1839। देन स्टडीज ऑन प्लांट टिश्यूज, उसने प्लांट टिश्यूज के ऊपर भी स्टडी किया और ये बताया था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स। तो समझो ये है प्लांट सेल और इसके ऊपर यहाँ पर इसका बाहर रहेगा ये सेल वॉल। सभी तरफ ये इसका सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। और उसने क्या कहा उसको कि ये क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल, कि सेल वॉल जो है वो यूनिक कैरेक्टर है कि इसके लिए, प्लांट सेल्स के लिए। एनिमल सेल में तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। देन श्वान ने क्या किया, एक हाइपोथेसिस दिया और उसने कहा कि द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर दोनों साइंटिस्ट के थोड़े से स्टेटमेंट फेरी करते हैं। याद रखो, जो मैल्थियस है उसने क्या कहा था, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। बट जो श्वैन है, श्वैन ने क्या कहा, द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेल्स यहाँ तक दोनों में भी सेम है। बट उसने, किसने, श्वैन ने क्या कहा कि प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, कि सेल के जो प्रोडक्ट्स है उससे भी बने हुए हैं क्या, एनिमल एंड द प्लांट बॉडीज। तो बट इन्होंने, दोनों साइंटिस्ट ने ये नहीं कहा कि सेल्स किस तरीके से न्यूली फॉर्म होते हैं। तो दूसरा एक साइंटिस्ट है जिसने वर्क किया था और उसने जो सेल थ्योरी दिया था मैल्थियस एंड श्वान ने, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था। तो बट ये दोनों भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या नहीं किया कि डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ सेल्स आर फॉर्म्ड, या न्यू सेल फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, ये दोनों ने भी नहीं कहा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया कि किस प्रकार से न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, ये स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ विर्चो ने इन 1858। तो श्वान और मैल्थियस, उनके बाद यहाँ पर स्टेटमेंट दिया था रुडोल्फ विर्चो ने कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसको कहा जाता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इसका मतलब क्या है कि समझो एक कोई सेल है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है। तो जितने भी न्यू सेल्स बनेंगे ये कहाँ से बनेंगे, तो इस प्री एग्जिस्टिंग सेल से। आपको अभी पता है कि कैसे बनते हैं, बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स में ही, और यहाँ पर न्यू सेल्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं या अराइज होते हैं फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये हुआ सेल थ्योरी के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। यहाँ से याद रखो, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ सेल थ्योरी की, फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है सेल थ्योरी के। तो फंडामेंटल फैक्ट्स में फर्स्ट है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, या माइक्रोब्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट, कोई भी, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। किससे बने हुए हैं, तो सेल से बने हुए हैं। विदाउट सेल कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर फॉर्म नहीं हो सकता। तो कोई भी हो, एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रोब्स हो, किससे बने हुए हैं, आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स, सेल प्रोडक्ट से बने हुए हैं। दैट इज, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है,
स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टेक्स प्लेस इन सेल। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के भी रिएक्शंस या जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो कहाँ पर होते हैं? इन द सेल। तो सेल क्या है? सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन कौन से है समझो, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ग्लाइकोलाइसिस है मेटाबॉलिक पाथवे, या टीसीएस साइकिल है। तो सभी ऑर्गेनिज्म में मल्टीसेल्युलर हो या यूनिसेल्युलर हो, उनमें क्या है, ये कहाँ पर होते हैं? तो दीज मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैपन्स इन द सेल्स। थर्ड, सेल्स ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो सेल्स स्पॉन्टेनियसली नहीं बन सकते या डी नोवो सिंथेसिस भी नहीं हो सकता सेल्स का। तो सेल्स किस प्रकार से बनते हैं? फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उनका सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा और जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उनसे ही न्यूली फॉर्म सेल्स क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। जो सेल थ्योरी है उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी है कि कहाँ पर सेल थ्योरी ओबे नहीं होता। तो फर्स्ट है कि वायरसेस आर असेल्युलर, कि वो उनमें सेल नहीं है, वो पैरासाइट है जो कि होस्ट सेल को हाईजैक कर सकते हैं और उनमें जो रिप्लिकेशन साइकिल उनका कर सकते हैं। तो वायरसेस आर असेल्युलर एंड डू नॉट हैव अ सेल्युलर कंपोनेंट। उनके पास सेल्युलर कंपोनेंट नहीं है। लाइक सेल में जो सेल्युलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, सभी ऑर्गेनिज्म या कुछ भी सेल्युलर कंपोनेंट वायरस के पास नहीं होता है। बट पजेसेस जेनेटिक मटेरियल, बट उनके पास क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। इट मे बी डीएनए इन सम वायरसेस और आरएनए इन सम वायरसेस एंड शो मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करते हैं? जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल के अंदर ही वो क्या करते हैं? उनको मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है सेल थ्योरी के लिए? तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। तो जो बैक्टीरिया है या साइनोबैक्टीरिया है उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, न्यूक्लियस भी नहीं होता है। इसीलिए जो बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया है ये एक्सेप्शंस है सेल थ्योरी के लिए। देन आरबीसीज एंड सीव ट्यूब सेल्स आर द सेल्स विदाउट न्यूक्लियस। तो जो मैच्योर आरबीसी होती है, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं प्लांट्स में उनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ये क्या है? 3 यहाँ पर एक्सेप्शंस है जो कि सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस है। तो याद रखो एक्सेप्शन क्या क्या है। वायरसेस है जो कि असेल्युलर है, उसके पास सेल के कोई कंपोनेंट नहीं होते हैं, वो ओनली जो होस्ट सेल है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर सकता है, उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है। इट मे बी डीएनए और आरएनए। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये दोनों भी एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के लिए। न्यूक्लियस नहीं होता और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते। आरबीसी जो कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, और सीव ट्यूब सेल्स प्लांट में उनमें भी न्यूक्लियस एब्सेंट है। देन हम यहाँ पर आगे डिस्कस कर रहे हैं कि ओवरव्यू ऑफ सेल, कि सेल का ओवरव्यू हम यहाँ पर पहले डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। बट सेल में यहाँ पर हम पहले उसका ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। अ टिपिकल सेल possesses 3 मेजर एलिमेंट्स। 3 मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं टिपिकल सेल में। फर्स्ट दैट इज आउटर एनवलप। फॉर एग्जांपल ये जो सेल है उसको कहा जाएगा, ये उसका क्या है? आउटर एनवलप। देन जेनेटिक मटेरियल एंड द साइटोप्लाज्म।
सेकंड क्या है, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर मिलेगा, तो जेनेटिक मटेरियल मिलता है आपको न्यूक्लियस के अंदर। समझो ये न्यूक्लियस है, ये है सेल का न्यूक्लियस। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल आपको कहाँ पर मिलेगा, इनटू द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। एंड साइटोप्लाज्म, तो जो न्यूक्लियस को छोड़कर ग्रीन जो है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और ये जो है ये आउटर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पोर्शन है उसको कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। तो जो सेल है, टिपिकल सेल, उसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं। आउटर एनवेलप, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और जेनेटिक मटेरियल जो कि न्यूक्लियस के अंदर होगा, और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस का रीजन और आउटर एनवेलप का रीजन, उसके बीच वाला जो पोर्शन है उसको क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो सेल में जो एनवेलप है उसको क्या कहा जाता है, अ सेल इज सराउंडेड बाय एन आउटर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और प्लाज्मा लेमा। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ये जो आउटर पोर्शन है या आउटर एनवेलप है उसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वाला रीजन क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट। और जो जेनेटिक मटेरियल है, सेकंड एलिमेंट, आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम में, ये वाला रेड वाला जो है ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये सभी पोर्शन, इसमें क्या रहेगा, उसका रहेगा जेनेटिक मटेरियल। एंड साइटोप्लाज्म, तो थर्ड एलिमेंट जो है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन, या यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पोर्शन, ये सभी क्या है, ये है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो टिपिकल सेल में 3 एलिमेंट होते हैं, आउटर एनवेलप दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, और साइटोप्लाज्म। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या आउटर एनवेलप है उसका क्या रोल है, इट आइसोलेट्स द सेल इंटीरियर। जो इंटीरियर पार्ट है सेल का, और एक्सटीरियर पार्ट होगा सेल के बाहर, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर वाला पार्ट। ये जो है रीजन है, ये जो आउटर एनवेलप है, ये क्या है, ये है आउटर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, आइसोलेट करता है द सेल इंटीरियर, इंटीरियर सेल को आइसोलेट करता है फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट ऑफ द सेल। A distinct cell wall lies on its outer side in plant cells। तो अगर हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल्स में यहाँ पर आउटर एनवेलप के बाहर यहाँ पर क्या हो सकता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो इस तरीके का प्रोटेक्टिव लेयर होगा प्लांट्स में, सेल के सभी साइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, उसको क्या कहा जाएगा, सेल वॉल। तो ये है समझो सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, रिजिडिटी एंड शेप टू द प्लांट सेल। तो सेल वॉल का क्या इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल क्या कराता है, प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन, सेल को प्रोटेक्ट करता है, सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और सेल का जो शेप है वो मेंटेन करने का रोल भी कौन करता है, सेल वॉल। तो जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सेल में, तो डीएनए होता है,
हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि हेरिडिटरी मीन्स क्या है, फर्स्ट जनरेशन से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, सेकंड जनरेशन में उसको कहा जाता है हेरिडिटरी मटेरियल। तो डीएनए क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है। इट कैन पास फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। देन कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, कि जो जेनेटिक मटेरियल है सेल का जो भी फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करने का रोल प्ले करता है। फंक्शनिंग यानी कि जो भी सेल उसके सेल के अंदर जो भी फंक्शंस कर रहा है उस सभी फंक्शंस को यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल जो कि प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मिंग द होल ऑर्गेनिज्म, तो जो सेल में डीएनए प्रेजेंट है या जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसमें सभी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, कि क्या करे, जो जीन एक्सप्रेस होंगे उन जीन से क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। तो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में कुछ अलग जीन्स एक्सप्रेस होंगे या लेटर डेवलपमेंटल स्टेजेस में कुछ अलग जीन्स एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस में अलग अलग जीन्स यहाँ पर एक्सप्रेस हो सकते हैं फॉर्मिंग द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल। तो उसका जो इंफॉर्मेशन है किसका, ऑर्गेनिज्म को बनाने का, किसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। द यूकैरियोट्स इट इज इन यूकैरियोट्स इट इज एनक्लोज्ड इनसाइड द न्यूक्लियस एज क्रोमैटिन मटेरियल। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमैटिन के फॉर्म में न्यूक्लियस में मिलता है। क्रोमैटिन मीन्स क्या है कि डीएनए विथ प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन का इंटरेक्शन उसको क्या कहा जाता है, क्रोमैटिन। याद रखो क्रोमैटिन में क्या क्या होता है, डीएनए एंड प्रोटीन, उसको कहा जाता है क्रोमैटिन। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन द न्यूक्लियस। इन प्रोकैरियोट्स उसमें तो न्यूक्लियस नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल लाइज फ्रीली इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो जो यूकैरियोटिक की सेल है उसमें न्यूक्लियस नहीं है। समझो ये यूकैरियोटिक की सेल है, सॉरी प्रोकैरियोटिक की सेल है, तो उसमें फ्रीली यहाँ पर डीएनए मिलता है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ही जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है या जेनेटिक मटेरियल मिलता है। एज कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियाइड। तो न्यूक्लियाइड यहाँ पर मिलता है जो कि कॉइल्ड इस प्रकार से वहाँ पर स्ट्रक्चर दिखता है, उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। देन थर्ड एलिमेंट ऑफ द टिपिकल सेल इज द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म होता है सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स that occupies the interior of the cell between nuclear region and outer envelope। तो जो हमने डायग्राम देखा था, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि आउटर एनवेलप है वहाँ तक क्या रहेगा, वहाँ तक रहेगा साइटोप्लाज्म। समझो ये सेल है, सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये वाला जो है ये क्या है, न्यूक्लियस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो पोर्शन है उसको क्या कहा जा रहा है, साइटोप्लाज्म। ये हुआ न्यूक्लियस और ये हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। It is the area of major cellular or life activities which keeps the cells in living state। तो जो साइटोप्लाज्म का एरिया है वहाँ पर मेजर सेल्यूलर एक्टिविटीज़ होते हैं। एक यहाँ पर होता है जो कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस। ट्रांसलेशन को क्या कहा जाता है, प्रोटीन
सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पर जो सेल्यूलर एक्टिविटी है कहाँ पर होती है, तो साइटोप्लाज्म में होती है, याद रखो। सर्टेन फंक्शंस आर एसोसिएटेड विथ स्पेशल साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। तो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और ये जो सभी सेल ऑर्गेनेल्स है कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ऑर्गेनेल्स आर ऑफ थ्री टाइप के सेल ऑर्गेनेल हो सकते हैं, जो कि मेम्ब्रेनलेस हो सकते हैं। मेम्ब्रेनलेस में एक है राइबोसोम। राइबोसोम का रोल क्या होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में उनका रोल होता है। सेंट्रियोल्स का रोल होता है सेल डिवीजन प्रोसेस के लिए। सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंट्रियोल्स और राइबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि क्या है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स। दूसरे टाइप के ऑर्गेनेल कौन से है, सिंगल मेम्ब्रेन। सिंगल मेम्ब्रेन में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड माइक्रोबॉडीज। सो दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पर है डबल मेम्ब्रेन। थर्ड वाला जो ऑर्गेनेल का टाइप है वो है डबल मेम्ब्रेन वाले। डबल मेम्ब्रेन वाले माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है इन प्लांट सेल्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लास्टिड्स यानी कि क्लोरोप्लास्ट हो गया प्लांट में, और इसका रोल क्या है, तो फोटोसिंथेसिस कराता है। देन ये हुए टिपिकल सेल के फीचर। देन जो सेल्स होते हैं, सेल्स साइज में और शेप में वेरी हो सकते हैं। तो सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। शेप, साइज एंड सेल की जो एक्टिविटी है उसके बेसिस पे सेल्स वेरी हो सकते हैं। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। माइकोप्लाज्मा क्या है कि बैक्टीरियल सेल विदाउट सेल वॉल, या बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, उसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा। तो उसकी स्मॉलेस्ट साइज है, कितनी है, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तो याद रखो किस यहाँ पर कौन से ऑर्गेनिज्म की क्या लेंथ है या सेल की साइज है, यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। बैक्टीरिया जो कि यूनिसेल्युलर है, उसकी साइज क्या है, 3 to 5 माइक्रोन मीटर। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच है, सिंगल सेल एग लार्जेस्ट होता है उसमें, ऑस्ट्रिच में। देन एसेटाबुलारिया और यूनिसेल्युलर ग्रीन अलगी, ये यूनिसेल्युलर ग्रीन अलगी है जिसकी लेंथ होती है लगभग 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है इस यूनिसेल्युलर ग्रीन अलगी की। देन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे तो ह्यूमन के आरबीसीज है। ह्यूमन आरबीसी की साइज होती है 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। जो डायमीटर है आरबीसी का वो 7 माइक्रोमीटर का होता है। देन नर्व फाइबर्स आर द लॉन्गेस्ट अप टू 90 सेंटीमीटर टू अ फ्यू मीटर्स। नर्व फाइबर्स या नर्व सेल्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल लेग से शुरू होंगे तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक वो मैसेज दे सकते हैं, या नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में उनका रोल होता है नर्व फाइबर्स का। तो उसकी वजह से जो नर्व फाइबर्स है उनकी लेंथ क्या होती है, हाई होती है नर्व सेल्स की, कि वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट में वहाँ पर क्या कर सकते हैं, नर्व इम्पल्स को या सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर हम शेप की बात करेंगे तो शेप भी यहाँ पर डिफरेंट होते हैं, एंड द शेप में वेरी विद द फंक्शन ऑफ द सेल, कि सेल का फंक्शन क्या है उसके बेसिस के ऊपर सेल का जो शेप है वो वेरी करता है। तो शेप कौन कौन से हो सकते हैं, डिस्क लाइक शेप हो सकता है, पॉलीगोनल शेप हो सकता है सेल का, कॉलमनार सेल्स हो सकते हैं, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल्स क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, थ्रेड लाइक हो सकते हैं, और इवन इन इर्रेगुलर शेप।
तो ये इतने सारे शेप के सेल्स होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भी हम इमेज में देखेंगे कि किस प्रकार के दिखाई देते हैं। शेप वेरी विद द फंक्शन ऑफ द सेल, कि उस सेल का, पर्टिकुलर सेल का फंक्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका शेप क्या रहेगा। तो जो आरबीसी है वो बायकॉन्केव होती है टू पास थ्रू कैपिलरीज एंड कैरीज द ऑक्सीजन। जो आरबीसी है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन और उसका रोल होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का रोल होता है आरबीसी का। उसका शेप क्या है? बायकॉन्केव है, जो कि जो ब्लड सेल्स, ब्लड वेसल्स है उनमें वो इजीली क्या हो पाए, आगे पास हो जाए। इसीलिए जो आरबीसी है, आरबीसी का शेप क्या होता है? बायकॉन्केव। WBCs आर इरेगुलर टू परफॉर्म द फैगोसाइटोसिस। तो जो WBCs होते हैं उनका शेप इरेगुलर होता है फैगोसाइटोसिस करने के लिए। समझो ये यहाँ पर WBC है और बाहर एक कोई पैथोजन पड़ा है, ये वाला कोई पैथोजन है जो कि हमारे बॉडी के लिए क्या है? हार्मफुल है। तो ये WBCs क्या कर सकते हैं? फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, ड्रिंकिंग द सॉलिड मटेरियल। तो फैगोसाइटोसिस से क्या किया जाएगा? ये जो पैथोजन है, इस फैगोसाइटोटिक सेल्स जो होते हैं WBCs, वो पैथोजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उनको एनगल्फ करते हैं और पैथोजन को बॉडी के अंदर लिया जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा बाय डिफरेंट सेल्यूलर एक्टिविटीज़। तो ये हुआ WBCs का फंक्शन। वो क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं। इसीलिए जो WBCs है उनका शेप क्या होता है? इररेगुलर। नर्व सेल्स आर लॉन्ग टू कंडक्ट द इम्पल्स, कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए उनकी जो लेंथ है वो हाई होती है, नर्व सेल्स की या नर्व फाइबर्स की। स्पर्म्स हैव टेल फॉर द मोटिलिटी। तो जो स्पर्म्स होते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वो मोटिलिटी शो करे फॉर द मूवमेंट, तो उनके पास प्रेजेंट होती है टेल, जो कि स्पर्म को मोटाइल फीचर देने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जो स्पर्म सेल्स है उनके पास टेल प्रेजेंट होती है। तो अगर हम शेप की बात करेंगे तो शेप में यहाँ पर आप देख सकते हो, जो लॉन्ग सेल है, न्यूरॉन या नर्व सेल, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कर सकता है ये न्यूरॉन। देन क्यूबॉइडल जो सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल शेप वाले, या कॉलमनार, कॉलमनार ये है कॉलमनार इपिथेलियल सेल्स। देन इरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और ब्लड वेसल्स में यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। देन स्मूथ मसल सेल्स, ये मसल सेल्स इस प्रकार से दिखाई देते हैं, इनका शेप भी अलग है। तो जो प्लांट है, प्लांट के पास प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स। जो मीजोफिल सेल्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? राउंड एंड ओवल। आप देख रहे हो यहाँ पर जो ग्रीन कलर में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये मीजोफिल सेल्स है जो कि क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो उनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस करने का है और जो शेप है उसका क्या है? राउंड एंड द ओवल शेप, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। देन नर्व सेल जो कि ब्रांचड होते हैं और लॉन्ग होते हैं टू ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स या कंडक्ट द नर्व इम्पल्स। आप देख रहे हो यहाँ पर इमेज में जो न्यूरॉन दिखाई दे रहा है उसमें उसका एक्सॉन पार्ट है। तो ये जो नर्व सेल है वो ब्रांचड होती है और लॉन्ग होते हैं नर्व सेल्स। देन आरबीसी के बारे में देखो, आरबीसी राउंड होते हैं, एक एक यहाँ पर आप देख रहे हो आरबीसी, ये वाला जो है ये राउंड शेप का आरबीसी दिखाई दे रहा है और बायकॉन्केव भी होते हैं जो कि इजीली ब्लड वेसल्स में वो क्या हो, आगे पास हो टू कैरी द ऑक्सीजन फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन अगर हम WBCs की बात करेंगे तो अमीबॉइड
शेप होता है या इरेगुलर होते हैं कुछ, ये मोनोसाइट्स हुए, ये लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। तो जो भी WBC है, हर एक WBC का शेप क्या है, यहाँ पर डिफरेंट है। तो अब बारी है कि MCQ को डिस्कस करने की इस टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट MCQ है, द कंसेप्ट ऑफ ओमनिस सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, या ये क्या कहलाता है कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या हो सकते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो ऑप्शन है एरिस्टोटल, दूसरा रुडोल्फ विर्चो, और तीसरा श्वैन और सिल्डेन। तो याद रखो जो ये स्टेटमेंट है ये किसने दिया था? ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? रुडोल्फ विर्चो। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइज ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज। तो बैक्टीरियल सेल की साइज क्या होती है? बैक्टीरियल सेल की साइज आपने अभी यहाँ पर डिस्कस देखा है, 2 to 3 मिलीमीटर नहीं, ये तो नहीं हो सकती। 3 to 5 नैनोमीटर नहीं, नैनोमीटर तो नहीं हो सकता, नैनोमीटर की साइज ये वायरसेस की होती है। और 3 to 5 माइक्रोन मीटर और 3 to 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो नहीं हो सकते, सेंटीमीटर में होते तो हम माइक्रोस्कोप में देखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी नहीं है। सही ऑप्शन क्या है इसका? सही ऑप्शन है C, 3 to 5 माइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द शेप ऑफ द सेल में वेरी विथ द, कि क्या बोल रहा है कि शेप जो है सेल का वो किसके बेसिस पे वेरी होता है? ऑप्शन पढ़ो क्या क्या है। फर्स्ट है जेनेटिक मटेरियल, नहीं, जेनेटिक मटेरियल पे बेसिस पे तो शेप वेरी नहीं होता। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी शेप वेरी नहीं होता। फंक्शन ऑफ द सेल, और फोर्थ क्या है? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस भी नहीं है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है क्या है? फंक्शन ऑफ द सेल, कि सेल का फंक्शन क्या है उसके बेसिस के ऊपर सेल का शेप क्या होता है? वेरी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट टिपिकल सेल, इसमें गलत क्या है टिपिकल सेल के बारे में? जेनेटिक मटेरियल आरएनए, जेनेटिक मटेरियल आरएनए नहीं। आगे भी पढ़ो क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए, यस, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, सही है। आउटर एनवलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आउटर एनवलप, सही है ये भी। और डी क्या है? साइटोप्लाज्म, यस, साइटोप्लाज्म भी होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है हमें? इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट क्या है इसमें? कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता ईच सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो कि सेल थ्योरी के ऊपर डिपेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सेल थ्योरी, सेल थ्योरी के बारे में क्या सही है? यहाँ पर क्या पूछा है कि करेक्ट क्या है? तो ऑप्शंस रीड करो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ओनली प्रोडक्ट ऑफ सेल्स नहीं है, ओनली नहीं है, ये गलत है। देन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली सेल, ओनली सेल नहीं, ओनली सेल ये भी गलत है। ओनली सेल नहीं होता, क्यों? सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल, ये सही होता था, बट इसमें ओनली कहा है, इसीलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? समटाइम्स सेल्स ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली, समटाइम्स नहीं हो सकते, स्पॉन्टेनियसली सेल्स ओरिजिनेट नहीं हो सकते। तो कैसे हो सकते हैं? सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है। करेक्ट पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है? फोर्थ पढ़ो क्या है? सेल्स ओरिजिनेट ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो कि किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने। और ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। यहाँ पर डी स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर सही है।
So this is all about the today's rapid lecture series. Thank you for watching this rapid lecture series. Please share with your friends